इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे मंगल मूर्ति गणेश देवता, आप कृपा करें। आपके बिना कृपा का जीव का कल्याण संभव नहीं है, स्वस्थ रहना तो बिल्कुल संभव नहीं है। आप जगत के विवेक हैं। माता ने आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है कि आप कलाविद से यानी कलाविद ढंग से प्रत्येक व्यक्ति का को अद्भुत बनाते हुए इस जगत में परिवर्तन की क्रिया को संभालिए। आप इसीलिए आत्मा के बाद आपकी स्थिति रखी गई कि आपके अधीन ये सारे सृष्टि की रचना कालबद्ध, अद्वितीय, अनूठा, एक दूसरे से मेल खाने वाला नहीं, सब में सबका समावेश होते हुए पूरी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक पदार्थ में सारी प्रकृति बनी रहे, इसकी जिम्मेवारी आपके साथ जोड़ी गई है। आप थोड़ा सा कृपा करें और विवेक की या तो मात्रा कम हो गई है तो थोड़ा विवेक बढ़ा दीजिए जीव में, और नहीं तो कुछ जागरण का उपाय कर दीजिए। आपसे प्रार्थना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद वेद का उपासक हूँ। आपके सामने मैं इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से आप जगें, आप अपने संदर्भ में विचार करें। आप में सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है, सारा ज्ञान भरा हुआ है। हमारे ऋषियों ने सीधे सीधे कहा कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। आप प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सारा ज्ञान है, सारा विज्ञान है, सारी समझदारी है। पूरे ब्रह्मांड की सारी समझदारी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेद ने, हमारे वेद की ऋचाओं ने डंके की चोट पर इस बात की चर्चा की है। आप जो चाहेंगे हो सकते हैं, होते हैं, होते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कर पा रहा हूँ कि आप तक एक संदेश जा रहा है। आप अगर इसको स्वीकार करेंगे, थोड़ा सा भी और आप में सेवा का, त्याग का, कल्याण का भाव रहेगा तो अपने आप अगल बगल के लोगों को भी अपने इस कार्यक्रम को भी शामिल करने की प्रवेश करेंगे। आज इस कार्यक्रम के तहत अग्नि यानी पित्त की जो असंतुलन हो जाती है हमारे शरीर में, कल मैंने पिछले कार्यक्रम में वायु के संतुलन को मैंने बताया था। आज पित्त के असंतुलन को पर हम लोग चर्चा करेंगे। असंतुलित पित्त, यद्यपि कि कहीं कहीं हमारे शास्त्रों ने बीच के रब ने बढ़ जाने की बात और घट जाने की बात आयुर्वेद में भी कहा है, लेकिन ये बढ़ने और घटने की बात से ज़्यादा बेटर असंतुलित जब हो जाता है तो या कम क्रिया माने कम और ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, तो उसको हम लोगों को समझना है कि पित्त के साथ पित्त का क्या है। पित्त अग्नि है हमारे शरीर की, ये परिवर्तक पावर है। विचार, स्वाद, गंध, रूप, रस, इन सारा को परिवर्तित करता है। भात, रोटी, दाल, सब्जी हम जो भी खाते हैं उसको परिवर्तित करता है। टोटल परिवर्तन उसी के हाथ में है। वैसा मैंने सूक्ष्म शरीर को भी भोजन परिवर्तित करके वही देता है वायु को, और स्थूल शरीर को बनाने के लिए भी परिवर्तित करके वही प्रकृति को परिवर्तित करके अब वायु को बनाने के लिए देता है। अब वायु की प्रधानता बनाने में थोड़ा सा जो भी उसका थोड़ा सा अंश आपको सुनाया है। पित्त में क्या है कि साहब ये
जब असंतुलित होता है तो इसमें जलन होती है, जलन होती है। अग्नि है, इसमें जलन होती है। अग्नि का स्वभाव भी जलन का होता है, और जलन की अनुभूति के साथ यह पूरा का पूरा ये लाली माने तमतमाया हुआ रहता है, लालिमा लिए हुए रहता है, और ये गर्म अनुभूति में कराता है, पूरी बॉडी में गर्म अनुभूति कराता है। स्वभाव में भी गर्म, स्थूल शरीर का अगर में पित्त में गड़बड़ी हो गई तो यहाँ भी गर्म, सब जगह वहाँ एजिटेशन पित्त वायु में है, लेकिन इसका एजिटेशन क्रोध में है, विषयनी में है, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में ये जलन का गर्म का महसूस कराना इसकी प्रक्रिया है। यह पसीना और बुखार से पहचाना जाता है। इसमें इसका बुखार अस्थाई नहीं होता, इसका पसीना भी जाड़ा के दिन में भी रात में पसीना हो सकता है, दिन में भी पसीना हो सकता है। जिस वायु के साथ अगर मिल के ये वायु का भी बिगड़ा हुआ संतुलित है, ये भी तो शाम में बढ़ जाएगा। माने अगर कफ के साथ बिगड़ा हुआ है तो रात में सवेरे बढ़ जाएगा, पित्त के साथ बिगड़ा हुआ है तो 12 बजे रात 12 बजे दिन में बढ़ जाएगा। यानी जब प्रकृति की अग्नि के साथ इसका लगाव है और उसके साथ इसके घटपड़ होते रहते हैं। ये सड़ने गलने की जितनी क्रियाएं होती है, या चर्म रोग में जितनी ये घाव इत्यादि, फोड़ा फुंसी इत्यादि सारा जो कुछ भी होता है, ये पित्त के खाते में है। यह जब गड़बड़ी होती है, यह वहाँ के धातु में धात्वाग्नि के रूप में परिवर्तित बढ़िया से नहीं करता है, तो कुछ स्टोर हो जाते हैं, कुछ भीतर से निकालने की प्रक्रिया बनाता है, वहाँ फिर घाव सड़ने घाव इत्यादि का व्यवस्था पैदा कर देता है। जितने रक्त को के बहने ऑटोमेटिक रक्त बहने का प्रक्रिया है, नाक से रक्त खून निकलना, एकाएक पसीना से में खून का कभी कभी आ जाता है, रीढ़ से में खून आ जाता है, या पैखाना में जो बवासीर, खूनी बवासीर इत्यादि जो कुछ भी होता है में, ये खून का निकलना, खून का अनियंत्रित हो जाना, ये पित्त के ही बीमारी का लक्षण माना जाता है। क्षय इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्षय किसकी? कफ की। तो क्षय होगा तो शरीर की क्षय होगी, लेकिन ये क्षय की क्रिया में संलग्न रहता है। क्षय इसके जब भी असंतुलित होता है तो क्षय मिलता है। कमजोरी भी इसी के खाते में है। जब ये कमजोर हो जाता है, जब ये संतुलित हो जाता है, जब ये नियमित रूप से अपना कार्य संपादित नहीं करता है, अग्नि स्थापित शरीर में नहीं रहती है, मानी प्रत्येक कोशिका से लेके पूरे बॉडी में जो उसकी भूमिका है धात्वाग्नि और पाचकाग्नि के रूप में, वो ये अपनी भूमिका में कमजोर पड़ता है, तो यह कमजोरी भी इसी के हाथ में है। शरीर के रंग में परिवर्तन, यानी आज कुछ शरीर में है, खूबसूरत हैं, और जब ये बिगड़ता है तो कई तरह के रंग, काला, पीला, उजला, सब रंग का भी परिवर्तित करा देता है। ल्यूकोडर्मा जो सफ़ेद दाग इत्यादि की जो बीमारियां हैं, वो प्राजकपित्त यानी इसी के खाते में वो भी आता है। इसका बिगड़ने के बाद इस मुंह में कभी कभी कटु स्वाद या खट्टा स्वाद या खट्टा डकार या खट्टा स्वाद को महसूस मनुष्य करने लगता है। पाचन क्रिया की कमी इसमें देखी जाती है। जब ये कमजोर होता है तो पाचन क्रिया की कमी हो जाती है। जब ये कमजोर हो जाता है तो मेटाबॉलिक सिस्टम यानी धात्वाग्नि की शरीर को बनाने में जो धात्वाग्नि है वो कमजोर जब हो जाता है तो बहुत तरह के बीमारी हो जाते हैं। अब कमजोर हो जाता है तो कफ की बीमारी हो जाती है। जैसे कि आज के डेट में इसके कमजोर होने से ही थायराइड या डायबिटीज का रोग हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। बेहोशी, मूर्छा और नशा की स्थिति भी इसी के जिम्मे है। माने ये अब नहीं शराब पिया हुआ है उस भी नशा की माने स्थिति बनी रहती है। बेहोशी भी इसका एक लक्षण में से है। पाचन क्रिया में आम इत्यादि का या बनना या शरीर का क्षय होना वो इसमें है। रात्रि पसीना
बुखार इसका लक्षण है। मुख्य रूप से अगर जलन का लक्षण है तो पित्त के रोग माने जाते हैं, और दर्द का जब लक्षण होता है तो कफ माने वायु के रोग माने जाते हैं। आलस्य में माने तंद्रा में या शिथिलता में कफ के रोग माने जाते हैं। लेकिन ये इसमें पित्त का जब असंतुलन होता है तो इसकी कमी हो जाती है तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था को ये कमजोर बना देता है। कमजोरी या कई तरह का टेढ़ा बौना हो जाने की जो प्रवृत्ति, क्षय की प्रवृत्ति, सब इसके जिम्मे है। फाइब्राइड्स इत्यादि, चाहे बहुत सारे ग्रंथियों के जो रोग हैं वो भी इसके कमजोर होने ही से होता है। यद्यपि वो कफ के रोग माने जाते हैं, फिर भी गड़बड़ होता है तभी वो होता है। जब ये इसकी कमी हो जाती है तो वायु के रोग और कफ के रोग बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप इस पर एक विशेष मैंने एक चार्ट मानने आपको बताएंगे अगले कड़ी में। इस तरह से यही इतना ही से ही आज का यह बात आपको समर्पित करते हैं। और पित्त में अगर कहीं जो इन लक्षणों के साथ हो तो कटु पदार्थ का सेवन कम करें, खट्टा का सेवन कम करें, और सुबह से शाम तक का रूटीन अपना प्रकृति के साथ जुड़ के चलें। नींद सुबह समय से जगें, उठें, नींद में भी जल्दी चले जाएं, और ये मानिए अपना दैनिक चर्या को ठीक रखें तो ये समन हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।